20 फरवरी से चल रहा है। आज 82 दिन हो चुके हैं और जैसा आप कह रहे हो 18 दिन के बाद में 100वां दिन भी होने जा रहा है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 3 अप्रैल को हमने एक नेशन वाइड कॉल दिया, उसके बाद में 30 अप्रैल को एक बहुत बड़ा नेशन वाइड कॉल दे करके तमाम एमपीज़ को हमने ज्ञापन सौंपे और अब डेफिनेटली 100वें दिन भी एक नया कॉल हम देंगे। अभी मैं इसका खुलासा नहीं कर सकता हूं क्योंकि हमने हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग जल्दी ही बुला के रखी हुई है और क्योंकि ये जो फेडरेशन है ये कोई दिशाहीन संगठन नहीं है। इसके अंदर पहली बात तो ये है कि सैकड़ों की तादाद में पूर्व सैनिकों के एसोसिएशन इससे एफिलिएटेड हैं और सबकी सहमति से ही कोई भी कॉल दी जाती है। ना ही हम किसी आड़ में झूठी कॉल देते हैं जैसे कई लोग करते हैं, उसमें भी यकीन नहीं करते। जो कुछ भी है हमारा बिल्कुल पारदर्शी है और अगले 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको इस चीज़ की जानकारी मिल जाएगी कि 100वें दिन हमारा क्या स्टेप होगा। कुछ बड़ा होने वाला है, ये पक्का है। डेफिनेटली जो कुछ भी होता है उससे भी बड़ा कुछ न कुछ बाकी हमेशा रहता है और रहेगा भी। तो डेफिनेटली जो है 100वें दिन भी हम एक अच्छा देंगे कि जिसके पूरी राष्ट्रव्यापी उसका भी एक संदेश जाएगा और सरकार को ये संज्ञान लेना ही पड़ेगा कि अब बहुत हो चुका है। हमारी ज़्यादा जो है धैर्य की परीक्षा ना लेवे सरकार और उसके बावजूद भी तर्कस को हम खाली नहीं करेंगे। 100वें दिन के बावजूद भी तर्कस को खाली नहीं करेंगे। तर्कस हमारा तीरों से भरा रहेगा। हालांकि तीर शब्द जो है वो एक युद्ध का पिक्चर पेंट करता है, लेकिन डेफिनेटली साहब हमको तो युद्ध लड़ने के लिए भर्ती किया गया था। तो डेफिनेटली आत्मा से ऐसे शब्द निकलेंगे। सरकार इसको अन्यथा ना ले और हमारे बाणों को हमारे उसी के अंदर तर्कस में ही रहने देवे, बाहर नहीं आने के मौका ना देवे। सरकार से गुजारिश है कि जल्दी संज्ञान लेवे और समस्या का समाधान करें। तर्कस में तीर भरे रहेंगे, एक एक कर तीर निकाले जाएंगे। युद्ध जारी रहेगा जब तक कि मांगे नहीं मानी जाती। डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि अभी ये बहुत व्यापक रूप ले चुका है। कुछ टाइम तक ये था कि भी एक एक संगठन छोटी छोटी संख्या के अंदर छोटे छोटे स्तर पे काम करते थे और उनका जो कार्य क्षेत्र था किसी का जिले तक था, किसी स्टेट तक था और अब ये पूरा नेशन वाइड एक प्लेटफॉर्म बन चुका है और ये जो सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ में जो एफिलिएट हुए हैं उनकी मेंबरशिप की संख्या 15-20 लाख से भी ऊपर जा रही है। तो डेफिनेटली इतने लोगों की आवाज़ को सरकार अनदेखा नहीं कर पाएगी। सर 9 अप्रैल को जो है ये जो संगठन है, ये जो फेडरेशन है जो आपकी बनाई गई है वो बनाई गई थी 9 अप्रैल से लेके अब तक का जो कार्य रहा है, क्योंकि आप उसके अध्यक्ष हैं, आप बेहतर जानते होंगे किस तरीके से चला है, क्या क्या जो स्टेप्स है वो फेडरेशन के द्वारा लिए गए हैं इस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए। देखिए साहब, किसी भी संगठन को नया नया जब गठन किया जाता है तो उसके कुछ एक विधान और नियमावली बनानी जरूरी होती है। तो जैसे 9 तारीख को संगठनों ने ये आम सहमति से निर्णय लिया और मेरे को उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया और मुझे अधिकृत भी किया गया कि आप एक कमेटी बनाइए जो इसको आगे के लिए इसका मूर्त रूप दे सके और उसके लिए हमने सबसे पहला प्रायोरिटी पे रखा इसका बायलॉज बनाने का। नॉर्मली होता क्या है कि जब आंदोलन सामने दिखता है तो जल्दबाजी के अंदर संगठनों के गठन हो जाते हैं, उनके प्रॉपर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं और भविष्य में जाकर के उनमें किसी न किसी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होते हैं जिसकी वजह से फिर या तो उनके अंदर फूट पड़ जाती है और या वो संगठन धीरे धीरे करके अपनी शक्ति को खोना शुरू कर देता है। लेकिन हमने एक बहुत ही दूरदर्शिता को सामने रखते हुए इस तरह का उसका बायलॉज बनाया है कि एक तो उस बायलॉज के अंदर कोई भी पदाधिकारी हो या कोई भी संगठन हो वो मनमानी नहीं कर पाएगा। जब मनमानी नहीं करेगा तो डेफिनेट इसका भविष्य बहुत लंबा होगा और सुदृढ़ होगा। दूसरा, नॉर्मली हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चाहे हमारा सैनिकों का देख लो, सिविल के देख लो, एनजीओज को देख लो, ज़्यादातर उनमें समस्याएं जो है वित्तीय अनियमितता की वजह से होती है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन अगर नहीं है तो फिर वो ब्लेम लगने शुरू करते हैं, गड़े बन जाते हैं, उसकी ताकत कमज़ोर होती है। तो हमने हमारे बायलॉज के अंदर इतनी तगड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि ना उसके अंदर प्रेसिडेंट 5 पैसा अपने हाथ में लेके मिसयूज कर सकता है, ना ट्रेजरर कर सकता है, ना दूसरा पदाधिकारी, ना कोई मेंबर। उसके अंदर हमने सारा का सारा जॉइंटली ऑपरेशन के माध्यम से सारे बायलॉज डाले हैं और कैश निकालेगा कोई बैंक से, हिसाब कोई रखेगा। सेकेंडली,
जो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होता है, हर 6 महीने हम इसका एक इंटरनल ऑडिट करवाएंगे और हर साल के बाद में एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनसे ऑडिट करा के आम आदमी के लिए वो बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म पे शामिल होगा। और दूसरा, इसकी लीगल एंटिटी हमें हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आज हम कहीं भी सरकारी दफ्तर में कोई भी चिट्ठी देवें तो सवाल उठता है कि क्या ये बॉडी रजिस्टर्ड है। तो रजिस्ट्रेशन के काफ़ी हम नज़दीक आ चुके हैं। जल्दी ही विद इन 1 वीक हम रजिस्ट्रार के यहाँ दस्तावेज प्रस्तुत कर देंगे और सरकार को इस चीज़ की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में ये सूचना दे देंगे कि अभी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो एक्स सर्विसमैन का है वो इस फेडरेशन रूपी अम्ब्रेला के नीचे आ चुका है और अब मेहरबानी करके यही एक अधिकृत बार्गेनिंग एजेंट एक्स सर्विसमैन का होगा। तो भविष्य के अंदर पूर्व सैनिकों से संबंधित कोई भी मसले पे वार्ता हो तो सरकार को इसी फेडरेशन को अधिकृत वार्ताकार के रूप में बुलाना चाहिए। ऐसे हमारी सरकार के सामने गुजारिश रहेगी। अच्छा सर, आपने वित्तीय अनियमितताओं की बात कर रहे थे, लेकिन इस तरीके के जो आरोप हैं वो ये जो आंदोलन है उस पर लगे हैं पूर्व में, आप इन सब से अवगत हैं? मैं अवगत हूँ, ऑफिशियली नहीं हूँ। उसका कारण ये है कि मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। फेडरेशन के ऊपर एक पैसे की भी अनियमितता के लिए नाम पे कोई उंगली नहीं उठी है और ना ही उठने दी जाएगी। अलग अलग संगठन है, पहले इकट्ठे आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा मतभेद होता है, तो फिर वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आपका बायलाज मजबूत नहीं है, वो रेवेन्यू लीकेज का चांस ही नहीं दे रहा है, तो जाकर के ऐसे सवाल उठेंगे नहीं। लेकिन अगर वो मजबूत नहीं है, बायलाज में कुछ है ही नहीं, चेक्स कुछ है ही नहीं, ऑडिट है ही नहीं, तो फिर आसानी से लोगों को उंगली उठाने के मौके मिल जाते हैं। लेकिन फेडरेशन के मामले में ऐसी स्थिति नहीं आएगी, ये मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। सर, एक जो समस्या है वो यहाँ पर जो काफी पूर्व सैनिक आते हैं उनके साथ में है, या फिर वो लोग बताते हैं कि हम लोग तो आ जाते हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो पूर्व सैनिक है जो कि घरों से नहीं निकलते हैं, उन्हें निकालने के लिए घरों से आपके जो ये फेडरेशन है वो क्या स्टेप लेने वाला है? देखिए साहब, जब से फेडरेशन का गठन हुआ है उसके बाद से जितने भी संगठन हमारे साथ में जुड़े हैं वो अपने अपने लेवल के ऊपर उन्होंने प्रचार प्रसार व्यापक करके रखा हुआ है। दूसरा, सोशल मीडिया के माध्यम से। तीसरा, आप जैसे जो हमारे हितैषी हैं उनके माध्यम से बहुत तेजी के साथ में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और इस चीज़ का मैं यकीन आपको इस वजह से दिला सकता हूँ कि 9 अप्रैल के बाद में जो उस मीटिंग में भी नहीं थे जिस दिन इसका गठन किया, और जैसे जैसे उनको पता चल रहा है तो वो लोग भी अपना समर्थन पत्र हमको भेज रहे हैं। इससे ज़ाहिर हो रहा है कि हमारा प्रचार प्रसार व्यापक है, लोगों को इस फेडरेशन के अंदर अपना भविष्य नज़र आ रहा है, अपना भविष्य सुरक्षित नज़र आ रहा है और वो इसके साथ जुड़ करके अपने अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए प्रयासरत हो चुके हैं। सर, लास्ट टाइम जब हमारी आपसे बात हुई थी तो हमने आपसे एक सवाल किया था, क्या ये जो आपका आंदोलन है वो इसी तरीके से जो स्टेट वाइज चलता रहेगा या फिर इसमें कुछ बदलाव होगा? तो आपने उस टाइम पर हम लोगों से बोला था कि यहाँ पर जो आंदोलन है वो आगे की जो रणनीति है वो फेडरेशन डिसाइड करेगा, इसी तरीके से चलाना है या फिर इसमें कुछ बदलाव करना है। तो अभी इसी तरीके से चलता रहेगा या फिर इसमें कुछ बदलाव है वो आप लोग करने वाले हैं? देखिए, धरना तो इसी तरीके से यथावत चलता रहेगा, चाहे वो कितना भी टाइम चल जाए। सेकेंडली, जैसे मैंने आपको पहले 3 अप्रैल का एग्जांपल दिया, 30 अप्रैल का दिया और निकट भविष्य में 1-2 दिन में हम फिर नेक्स्ट किसी डेट का कॉल देने जा रहे हैं। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप नई नई चीज़ें करते जाएंगे और सरकार के कानों तक हमारी बात अभी तक अगर गूंज नहीं है तो आगे के आने वाले टाइम के अंदर शायद कान फोड़ो आवाज़ के साथ में भी हमको कुछ ऐसे स्टेप उठाने पड़ेंगे और वो समय समय के ऊपर सामूहिक रूप से हम निर्णय लेकर के और एक से एक कॉलम आगे से आगे देते रहेंगे। अच्छा सर, अभी यहाँ पर जो है तमिलनाडु की टीम है वो आपका ये जो धरना है उसे आगे बढ़ा रही है, आगे कौन सा स्टेट है जो कि यहाँ पर आने वाला है? देखिए साहब, पहली बात तो मुझे इस बात का बहुत बड़ा खुशी है और शायद सरकार को भी इस चीज़ को अब तो समझ लेना चाहिए कि ये जो आंदोलन चल रहा है, ज़्यादातर आंदोलन पैसों के बल पे चलते हैं, कुछ लोगों के निहित स्वार्थ होते हैं। यहाँ तो स्वार्थ कुछ भी नहीं है, खाली हमारे हकों की लड़ाई है ये। सेकेंडली,
इतने टाइम से धरना चल रहा है। ये आज जो आप कह रहे हो तमिलनाडु का आपने जिक्र किया है, 3000 किलोमीटर से चल के आए हैं। इनको न तो कोई किराए का पैसा हम फेडरेशन से दे रहे हैं, न इनके खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, न इनकी चाय की व्यवस्था कर रहे हैं। छोटा मोटा हमारा जो है साउंड सिस्टम है, और है, दरी है, कुर्सी है, इतना सा छोटा मोटा जो खर्चा है, बाकी सब वॉलंटरी सारा का सारा ये खर्चा वहन कर रहे हैं। और जहाँ पे वॉलंटरी कार्य करने की स्पिरिट उत्पन्न हो जाती है, वो आंदोलन कभी फेल नहीं होता। साहब जी ने बता दिया है, इस वीडियो में आप लोग अच्छी तरह सुन लिया होगा। और अपना धरना चालू होकर भी 100 दिन होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा नहीं आया जंतर मंतर पर। अपना धरना भी चालू में ही रहेगा, बंद तो नहीं होगा। अपना साहब जी भी बता दिया है, इसी तरह धरना चलते रहेगा। सरकार जब तक नहीं आएगा उसी टाइम तक धरना चालू में ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका दोस्त लोग भी शेयर कर देना। क्यों बोलने से उनको भी जो जंतर मंतर का जो धरना का बारे में अपडेट क्लियर से जानकारी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।